मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां हर दिन एक नई उलझन और हर रात एक नया डर मुझे घेर लेता था। मेरी बेटी नंदिनी अब जवान हो चुकी थी। उम्र की दहलीज पर कदम रखते ही उसका व्यवहार बदलने लगा था। पहले वो रात को मेरे पास ही सोती थी, लेकिन अब कुछ महीनों से उसने आदत बना ली थी कि वो अपना कमरा बंद करके ही सोएगी। मुझे लगा शायद उम्र का असर है, प्राइवेसी की चाह है। हर माँ समझती है कि बेटियाँ बड़ी होते होते अपनी दुनिया बनाने लगती है। मैं भी यही मानकर चुप रही, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि हर सुबह जब वो कमरे से बाहर आती तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरा उतरा हुआ और सबसे डरावनी बात, उसके कदम लड़खड़ाते। ऐसा लगता जैसे वो ठीक से चल भी नहीं पा रही हो। कई बार उसे सहारा देकर मुझे कुर्सी तक बिठाना पड़ा। पूछती तो बस मुस्कुरा देती, कहती पता नहीं माँ, रात को नींद नहीं आती, शायद स्ट्रेस है। इसलिए मैं समझ रही थी कि बात इतनी साधारण नहीं है। उसकी टांगों में हमेशा दर्द रहता था, रोज़ वही दर्द, वही थकान और रोज़ वही मुस्कान में छुपा हुआ झूठ। मैं हैरान भी थी और परेशान भी। मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाऊं, पर उसने साफ मना कर दिया। कहने लगी सब ठीक है माँ, बस इल्ज़ाम की टेंशन है। मगर माँ का दिल कभी झूठ नहीं होता। मुझे लगा कि मेरी बेटी के साथ कुछ अजीब हो रहा है। फिर एक रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मेरे दिव्यांगत पति आशीष सपने में मेरे सामने आए। वही चेहरा, वही आवाज़। उन्होंने मुझसे कहा, 2 रातें चुपचाप अपनी बेटी के कमरे में छुपकर रहना, सब सच सामने आ जाएगा। मैं पसीने पसीने होकर उठ बैठी। कई साल बीत चुके थे उन्हें गए हुए, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी साफ, इतनी वास्तविक थी कि उन्हें मैं अनदेखा नहीं कर पाई। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह से ही मन में एक डर और सवालों का बोझ था। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो मेरे पति मुझे चेतावनी देकर गए थे। पहली रात मैंने तय किया कि उनकी बात मानूंगी। नंदिनी हमेशा रात को कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती थी, लेकिन मैं धीरे से उसके कमरे के कोने में जाकर पर्दे के पीछे छिप गई। दिन की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि लगा अभी बाहर निकल आएगी। वो अपने बिस्तर पर लेटी और कुछ ही देर में बत्तियां बंद कर दी। कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी सांसें रोक ली। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मैं सोचने लगी कि शायद मैंने अपना बेवजह गंभीरता से ले लिया। तभी अचानक नंदी के शरीर में हलचल हुई। वो करवट बदल बदल कर कराहने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके सीने पर दबाव डाल रहा हो। अचानक उसने दबी आवाज़ में कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मत मारो। उसकी फुसफुसाहट सुनकर मेरा खून जम गया। मैं भागकर उसके पास पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। मैं सिर्फ देख रही थी कि उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो जैसे किसी अदृश्य शक्ति से लड़ रही हो। आधी रात तक यह सिलसिला चलता रहा और फिर अचानक सब शांत हो गया। नन्ही थक कर सो गई। सुबह जब वो उठी तो वही नज़ारा, कमज़ोर, थकी हुई और पैरों में तेज़ दर्द। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर था कि मैं चुप रह गई। मैं जानती थी कि अब मुझे दूसरी रात का इंतज़ार करना होगा। दूसरी रात में फिर उसी जगह छुपी। इस बार मैंने और ध्यान से सब देखने की ठानी। आधी रात को अचानक नन्ही बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे ही वो नींद में नहीं, किसी और ही दुनिया में हो। उसने धीरे धीरे हवा हाथ में उठाए और होठ हिलाने लगी, जैसे ऐसे किसी से बात कर रही हो। जैसे मैंने कान लगाए और सुनाई दिया, हाँ आओ, आज मत जाना, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। उसके लहजे में बहुत दर्द भी था और किसी अदृश्य इंसान से लगाव भी। मैं अंदर तक कांप गई। मेरी बेटी किससे बात कर रही थी? कौन था उसके कमरे में जिसे मैं देख नहीं पा रही थी? अचानक कमरे का माहौल ठंडा हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई मौजूद हो और मेरी सांसें तेज हो गई। नन्ही अचानक लेट गई और उसकी टांगें फिर से बुरी तरह कांपने लगी। वो दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा तृप्ति भी झलक रही थी। यह सब देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैं पूरी रात उस दृश्य से जड़ बनी रही। जब सुबह हुई तो नन्ही जैसे टूट चुकी थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन बदन बिल्कुल निठल्ल। मैंने तय किया कि अब मुझे सच जानना है।
लेकिन मेरे पति ने कहा ये 2 रातें देखना, और अब मैं देख चुकी थी। लेकिन सवाल ये था कि ये सब क्या हो रहा है। उस दिन मैंने पूरा समय चुपचाप नंदिनी को देखा और सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन उसकी चाल, उसके हाव-भाव सब बिखरे हुए थे। मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो मेरी बेटी से सम्मा रो पड़ी। कहा, आशीष, अगर तुम्हारी आत्मा सचमुच मेरे पास आई थी तो अब मुझे रास्ता दिखाओ। जैसे मन में भीतर से आवाज़ आई, सच पास ही है, बस देखो और पहचानो। अब मेरा मन और बेचैन था। मुझे लग रहा था कि आने वाली रात मुझे उस रहस्य के और करीब ले जाएगी, लेकिन उस वक्त की परतें खोलने के लिए मुझे अपनी हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी बेटी की नहीं थी। अब मेरी माँ की ममता और पत्नी की कसक भी दांव पर थी। अब मेरा मन और भी बेचैन था। मुझे लग रहा था कि आने वाली रात मुझे उस रहस्य के और करीब ले जाएगी, लेकिन उस रहस्य की परतें खोलने के लिए मुझे अपनी हिम्मत से काम लेना होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी बेटी की नहीं थी। अब मेरी माँ की ममता और पत्नी की कसक भी दांव पर थी। उसी रात मैंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, मैं इस सच को पकड़कर रहूंगी। मैं रोज की तरह पर्दे के पीछे जाकर छुप गई, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ देखने का नहीं, बस समझने का निश्चय किया। आधी रात के करीब नन्ही फिर बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसके होंठ हिल रहे थे और उसकी आंखें गहरी नींद में थी, किसी अनदेखी दुनिया में उलझी थी। उसने धीरे से कहा, आ गए। मैं इंतज़ार कर रही थी। मैं सहम गई। उसके कमरे में कोई नहीं था, फिर भी वो जैसे किसी से बातचीत कर रही थी। मैंने गौर से देखा, उसके चेहरे पर दर्द और सुकून का अजीब मिश्रण था। उसके दोनों हाथ फैलाए, मानो किसी को थाम रही हो। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होठों से टूटी फूटी आवाज़ निकली, क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हो हर रात? मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ, लेकिन तुम बस चले जाते हो। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बेटी किसे बुला रही थी? कौन हर रात उसके पास आता था? और क्यों सिर्फ उसी के कमरे में? मैं कुछ सोच ही रही थी कि नन्ही अचानक चीख पड़ी और बिस्तर पर गिर गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। मैं डर के मारे चीख पड़ी और दौड़कर उसे थाम ली। उसकी धड़कन तेज थी, माथा पसीने से भीगा हुआ था। मैंने उसे हिलाकर जगाया। वो एकदम घबरा कर उठ बैठी और मेरी तरफ देखकर बोली, माँ, आप यहाँ? उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। मैंने कहा, नन्ही, सच बताओ, ये सब क्या है? हर रात तुम्हारे साथ क्या होता है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ, प्लीज़ आप मत पूछो, मैं बता नहीं सकती, ये मेरी गलती नहीं है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं उसे बाहों में भरकर चुप कराने लगी, लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे वो छुपा रही थी? अगले दिन मैंने उसकी हर हरकत पर ध्यान दिया। नंदिनी बेहद चुप थी, बार बार सोच में डूब जाती। कभी खिड़की से बाहर ताकती रहती तो कभी अपने कमरे में अकेले बड़बड़ाती। मैंने एक बार उसके कमरे की अलमारी चुपके से देखी। वहाँ मुझे एक डायरी मिली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया तो पहले पहले पन्ने पर उसकी पढ़ाई, कॉलेज की बातें और दोस्तों के जिक्र थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी, मेरे सांसें थम गई। उसमें लिखा था, हर रात कोई मेरे पास आता है। मैं उसे देख नहीं पाती, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। वो मेरे साथ बैठता है, मुझसे बातें करता है, मेरी टांगें पकड़कर रोता है जैसे बहुत तकलीफ़ में हो। कभी कभी मुझे गले लगाता है और कहता है, मैं यहाँ से जा नहीं सकता। ये सब पढ़कर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था, माँ को मत बताना, उन्हें समझ नहीं आएगा। ये सब जो हो रहा है शायद मेरी किस्मत है। मैंने डायरी बंद कर ली। मन में सवालों का तूफान था। क्या ये सब मेरी बेटी की कल्पना थी, या वाकई कोई था जो हर रात उसके साथ होता था? लेकिन अगर कोई था तो वो कौन था, और क्यों मेरी बेटी को ही चुना था? रात होते ही मैं फिर उसके कमरे में गई। इस बार मैंने तय किया कि मैं सामने आकर सब देखूंगी और छुपूंगी नहीं। जैसे ही नंदिनी लेटी और आंखें बंद हुई, उसके होठ फिर हिले।
उसने कहा, आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। मैंने कांपते हुए चारों ओर नज़र दौड़ाई। कमरा खाली था, लेकिन अचानक मैंने महसूस किया कि कमरे का दरवाज़ा हल्का सा हिला और खिड़की के पर्दे अपने आप डोलने लगे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं भागकर नंदिनी के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने आंखें खोली और मुझे देखकर चीख पड़ी, माँ, आपने सब बिगाड़ दिया, अब वो नाराज़ हो जाएगा। मैंने उसे ज़ोर से पकड़कर कहा, कौन नाराज़ हो जाएगा, सच बताओ नंदिनी। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, मैं किसी को खोना नहीं चाहती, मुझे उससे बहुत लगाव हो गया है। मैं चौंक गई। ये किससे लगाव था? कोई इंसान था या सिर्फ उसकी कल्पना? मैंने उससे बार बार पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। सुबह होते ही मैंने तय कर लिया कि मुझे किसी भरोसेमंद इंसान की मदद लेनी होगी, लेकिन किसकी? मोहल्ले के लोग अगर जान गए तो न जाने कितनी बातें बनाएंगे। मैं किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाने का सोच रही थी कि तभी नन्ही ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, आज मुझे पागल खाने मत भेजना। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। मैं असहाय हो गई। उस रात में फिर उसके कमरे में गई, लेकिन इस बार कुछ अलग करने का निश्चय किया। मैंने कमरे में एक कैमरा छुपाकर लगा दिया ताकि सच रिकॉर्डिंग हो सके। आधी रात को वही सिलसिला शुरू हुआ। नन्ही बिस्तर पर सीधी बैठी और किसी अदृश्य चीज़ से बात करने लगी। मैं सब अपनी आंखों से देख रही थी और कैमरे में कैद हो रहा था। अचानक उसके हाथ आगे बढ़ाए और जैसे किसी को गले लगाया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कहा, तुम वापस आ गए, अब मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं कांपते हुए उसे देखती रही। उसकी टांगें फिर से कांपने लगी और वो बुरी तरह कराहने लगी। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी उसने गुस्से में मेरा हाथ झटक दिया और बोली, माँ, प्लीज़ दूर हो जाइए, आप नहीं समझेंगी। उसके चेहरे पर दर्द भी था और एक अजीब सा तृप्ति भी। सुबह होते ही मैंने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरी आत्मा कांप गई। रिकॉर्डिंग में नन्ही बिस्तर पर अकेली बैठी थी, किसी से बात कर रही थी, किसी को गले लगा रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो बार बार हवा में हाथ बढ़ा रही थी और हंस भी रही थी, रो भी रही थी। मैं स्तब्ध रह गई। क्या मेरी बेटी भ्रम की शिकार थी, या कि फिर वो किसी अदृश्य सच से बंधी हुई थी जिसे मैं देख नहीं पा रही थी? अब मुझे अपने पति के सपने की बात याद आई। उन्होंने कहा था, सच पास ही है, बस देखो और पहचानो। शायद उन्होंने किसी ऐसे सच की तरफ इशारा किया था जो मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रही थी। मैंने तय किया कि अगली रात में उसे सीधा सवाल करूंगी, चाहे वो गुस्सा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानकर रहूंगी कि वो किससे मिलती है, किससे बातें करती है और क्यों हर सुबह टूटी हुई हालत में उठती है। उस रात मैं कमरे में गई और मेरा मन पहले से कई ज़्यादा भारी था। मुझे लग रहा था आज कुछ बड़ा सच मेरे सामने आएगा। मैंने नन्ही के बिस्तर के पास ही ज़मीन पर बैठने का निश्चय किया, ताकि इस बार मैं सिर्फ गवाह न रहूं, बल्कि सामना भी कर सकूं। नंदिनी थोड़ी देर मोबाइल चलाती रही, फिर लाइट बंद करके लेट गई। मैं सांस रोककर उसका हर हाव भाव देख रही थी। कुछ देर बाद उसका शरीर फिर से करवट बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी हो गई। अचानक उसने आंखें बंद की और किए ही, कहाँ आ गए ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उसकी आवाज़ इतनी भावुक और टूटी हुई थी कि मेरा दिल कांप गया। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर चमक आ गई, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी सचमुच उसके सामने हो। उसने हाथ आगे बढ़ाया और माने किसी का चेहरा थाम लिया हो। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द बहुत धीमे थे। मैंने कान लगाए तो सुनाई दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्यों हर सुबह मुझे अकेला छोड़ जाते हो। मैं दंग रह गई। मेरी बेटी किससे प्यार का इजहार कर रही थी? कौन था जो हर रात आता है और सुबह गायब हो जाता है? मैंने हिम्मत जुटाई और उसके कंधे को झकझोरा। उसने अचानक आंखें खोली और मुझे देखकर चौंक गई। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और लाचारी एक साथ थी। वो जोर से चिल्लाई, माँ, आपने फिर से सब बर्बाद कर दिया, अब वो कभी नहीं आएगा। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं रो पड़ी। मैंने उसे सीने से लगाया और कहा, नन्ही, मुझे सच बचाओ, कौन आता है? क्यों हर सुबह तुम टूट जाती हो? उसने रोते रोते कहा, माँ, आप नहीं समझोगी, ये मेरी दुनिया है, मेरे सपनों का सहारा है। अगर मैंने सच बताया तो शायद आप मुझे छोड़ दोगी। मैंने उसका चेहरा पकड़कर कहा, चाहे जो भी हो,
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी बेटी हो और मेरे लिए सबसे कीमती हो। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही और फिर बोली, माँ, मुझे लगता है कि ये इंसान नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे महसूस करती हूँ। जब वो आता है तो मेरी टांगें भारी हो जाती है, जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। वो रोता है, मुझसे कहता है कि वो बंधा हुआ है। मैं उसे छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाती। और फिर सुबह होते ही वो गायब हो जाता है। उसकी बातें सुनकर मेरा सिर घूम गया। क्या यह कोई सपना था या उसके दिमाग की थकान का असर? अगले दिन मैं डॉक्टर के पास जाने की ठान ही रही थी कि अचानक मेरे हाथ में उसकी डायरी का एक और पन्ना लगा। शायद वो पहले मेरी नज़र से छूट गया था। उस पर लिखा था, मैंने उसकी आवाज़ पहचानी है। वो कोई अनजान नहीं है, वो वही है जिसे मैंने बचपन में खो दिया था। मैं उसका चेहरा देख नहीं पाती, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे अपने पापा जैसे लगती है। ये पंक्तियाँ पढ़कर मैं हिल गई। मेरे हाथ से डायरी गिर गई। पापा, यानी मेरे पति अभिषेक। क्या नन्ही को हर रात अपने पिता की मौजूदगी महसूस होती है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? पूरे दिन में मैं सदमे में रही। मुझे अपने सपनों की बात याद आई, जिसमें आशीष ने कहा था, दूर आते अपने बेटी के कमरे में रहना। क्या वो सचमुच कोई संदेश देना चाहते थे? क्या नन्ही की आसपास कोई ये अदृश्य ताकत उसी से जुड़ी हुई थी, या सिर्फ मेरी बेटी का मानसिक खेल था? उस रात मैंने और गहराई से परखने का निश्चय लिया। जैसे ही नंदिनी लेटी, मैं चुपचाप उसकी डायरी अपने पास रख ली। आधी रात को वो फिर से करवटें बदल रही लगी। मैंने देखा उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा चमक रहा था। उसके हाथ आगे बढ़ाए और कहा, पापा, आज आप मत जाना, मुझे अकेला मत छोड़ना। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। वो वाकई अपने पापा को पुकार रही थी। मैंने डरते डरते कहा, नंदिनी, क्या तुम्हें पापा दिखते हैं? वो आंखें बंद किए किए बोली, नहीं माँ, वो दिखते नहीं, बस महसूस होते हैं। जब वो आते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी टांगों को कसकर पकड़ लिया है और जैसे कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। मेरी बच्ची अपने पिता के लिए तरस रही थी और शायद यही उसकी हालत बिगाड़ रहा है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, अगर ये सब उसकी कल्पना थी तो फिर मुझे सपना क्यों आया था? क्यों मेरे पति ने मुझे खुद सच देखने के लिए कहा था? सुबह होते ही मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। इस बार ध्यान से देखने पर मुझे एक अजीब चीज़ नजर आई। नंदिनी के बिस्तर के पास रखा पानी का गिलास आधी रात को खुद ब खुद हिला था। मैंने वीडियो कई बार देखा, उसमें साफ दिख रहा था कि बिना किसी के हाथ के गिलास धीरे धीरे से हिल रहा था। मेरी सांसें थम गई। अगर ये सिर्फ नंदिनी की कल्पना होती तो गिलास क्यों हिलता? अब मेरा यकीन हो चुका था कि इस रहस्य में कोई सच्चाई है। शायद कोई अधूरा रिश्ता, कोई अधूरी चाहत इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फैली हुई है, और उस अधूरी डोर में मेरी बेटी बुरी तरह उलझ गई है। मैंने ठान लिया कि अगली रात मैं नंदिनी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे जो हो, मैं सामने से उसका सामना करूंगी। अगर कोई अदृश्य मौजूदगी है तो मैं उसे सीधे सवाल करूंगी कि वो मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रहा है। उस रात जैसे ही घड़ी के 12 बजे, नंदिनी फिर बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर वही अजीब सा भाव था। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, आप आ गए। मुझे पता था आप आएंगे। मेरा दिल धड़कना भूल गया। क्या वाकई आशीष यहाँ है? मैंने कांपते हुए कहा, आशीष, अगर तुम हो तो सामने आओ। मेरी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन मैं बोल रही थी। अचानक कमरे का पंखा बंद हो गया, खिड़की के पर्दे स्थिर हो गए, माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। और तभी नन्ही ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, माँ, ये वही है मेरे पापा। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन आंसू उसकी पलकों से बहते जा रहे थे। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मैंने कांपते हुए उसकी हथेली थामी और धीमी आवाज़ में कहा, आशीष, अगर तुम सच में यहाँ हो तो सामने आकर कुछ कहो। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसी खामोशी में मुझे एक धीमी सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत गहरे दर्द से कराह रहा हो। मेरी आंखों से आंसू निकल गए। नंदिनी रोते रोते बोली, माँ, ये हर रात आते हैं, मुझसे लिपटकर कहते हैं कि वो अधूरे हैं, उनका एक सपना अधूरा रह गया। वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते, लेकिन जा भी नहीं सकते। जैसे उससे पूछा, कौन सा सपना? क्या चाहता है वो?
तभी नंदिनी के होंठ कांपे और उसने टूटी आवाज़ में कहा, वो कहते हैं उन्होंने अपने जीते जी मुझे कभी गले नहीं लगाया था, मेरे साथ वक्त नहीं बिताया था। उनके जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अधूरी रह गई, अपनी बेटी को प्यार देना। वो इसी कसक में बंध गए हैं और हर रात आते हैं। मेरा कलेजा फट गया। मेरे आशीष सचमुच हमारे बीच थे, लेकिन अधूरी कसक के बोझ में कैद हो गई। मैंने रोते हुए कहा, आशीष, अगर तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो तो सुनो। तुम्हारी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने कभी शिकायत नहीं की कि तुमने उसे वक्त नहीं दिया, लेकिन अगर तुम ऐसे ही उसे पकड़ कर रखोगे तो वो टूट जाएगी। उसे जीने दो, उसके दर्द को और मत बढ़ाओ। नंदिनी की आंखों में आंसू झरते रहे। उसने कहा, पापा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप सच में मुझे चाहते हैं तो मुझे आज़ाद कर दीजिए। अब मैं हर रोज़ टूटकर जी नहीं सकती। ये सुनते ही कमरे में एक अजीब सी हलचल हुई। पंखा फिर चल पड़ा, खिड़की के पर्दे हिलने लगे और नंदिनी ने अचानक एक लंबी सांस ली, जैसे उसके सीने का बोझ उतर गया हो। वो मेरे सीने से लगकर बुरी तरह रो पड़ी। उस रात के बाद उसने कभी भी किसी अदृश्य मौजूदगी का जिक्र नहीं किया। उसके टांगों का दर्द धीरे धीरे खत्म हो गया। वो फिर से मुस्कुराने लगी। उसकी डायरी के नए पन्ने में अब सपनों का बोझ नहीं, बल्कि अपने भविष्य के सपने लिखे थे। मुझे यकीन हो गया कि आशीष ने आखिरकार अपनी कसक छोड़ दी और हमें आज़ाद कर दिया। इस कहानी से मैंने एक गहरी सीख ली। अक्सर हम जीते जी रिश्तों की अहमियत नहीं सीखते, और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर चुकी होती है। इसीलिए अपने आप को समय दीजिए, उन्हें महसूस कराइए कि आपके लिए कितने कीमती हैं, क्योंकि अधूरे रिश्ते सिर्फ जाने वालों को नहीं, बल्कि पीछे रह जाने वालों को भी तड़पाते हैं। परिवार में सबसे बड़ा तोहफा वक्त और प्यार ही है, और यही वो चीज़ है जो हमें ज़िंदगी भर सुकून देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।